हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द अल्केमिस्ट पे। यहाँ पर जो है सो जैसा कि हम लोग अभी तक जो है सो क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। आज हम लोग इसी सीरीज में आज के केमिकल रिएक्शंस के लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए। तो सबसे पहली चीज कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस होता क्या है, इसको समझने से पहले इस सीरीज के बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लास 10th के बच्चों के लिए यही रहता है कि सर ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या चीज है। तो सबसे पहली चीज कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है सो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम इन दो टाइप के रिएक्शन की बात करेंगे रेडॉक्स को डिस्कस करते वक्त। तो शुरुआत करते हैं हम ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन हमारा क्या कहलाता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, जैसा कि नाम से इसका पता चल रहा है कि किसी को अगर ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड कर देना, राइट। तो बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं हम। एक्चुअली इसके दो कॉन्सेप्ट है, एक हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के डिफिनेशंस देख लेते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन के क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो पहला डिफिनेशन है इसका कि आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रेडिकल भी अगर जुड़ जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जैसे और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस होते हैं, अनायंस होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, हमारा सल्फेट आयन हो गया। तो ये सब अगर आकर जुड़ जाए किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा कंसेप्ट क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स, ठीक है। तो या तो नेगेटिव चार्ज अगर जुड़ जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज हमारा दूर चला जाए अगर किसी भी कंपाउंड से, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है। रिडक्शन की बात करते हैं। तो रिडक्शन क्या है हमारा, इसी का ठीक ऑपोजिट। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन अगर हो रहा था तब हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे। रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ठीक है। उसी तरीके से वहां क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। यहां पे क्या होगा, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। ठीक है। तो ये तो बात हो गई डिफिनेशंस की कि कैसे हम डिफाइन करेंगे हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अब हम जो है सो एक चीज आपको यहां पे ध्यान देना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी एक साथ अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि हमेशा क्या होंगे कि एक साथ ही कैरी आउट होंगे। यानी ये हमारे साइमल्टेनियस रिएक्शंस हैं, यानी कि बिना रिडक्शन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, बिना ऑक्सीडेशन का रिडक्शन नहीं हो सकता। ये जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जब समझेंगे तब वहां पे अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि बिना ऑक्सीडेशन का हमारा रिडक्शन पॉसिबल नहीं है या बिना रिडक्शन का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर मॉडर्न कंसेप्ट क्या है। ये तो हमारा क्लासिकल कंसेप्ट है। जैसे सबसे पहला था हमारा ऑक्सीडेशन में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमारा मैग्नीशियम है, इसको ऑक्सीजन में बर्न किया था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, तो अब यहां क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हम देख रहे हैं आकर ऐड हो जा रहा है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ ऐड होने के कारण हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो अब मैग्नीशियम का हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है इसके साथ।
अब मान लीजिए ऑक्सीजन ना होकर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता, जैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ना जुड़कर क्या जुड़ता, क्लोरीन। अगेन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जैसा मैंने बोला था कि ऑक्सीजन का एडिशन हो या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल का अगर हमारा एडिशन हो किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उस एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? चलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हमारा रिमूवल हो रहा हो तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे जैसे अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास HI है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब क्या है कि इसका रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, अज्यूम कीजिए, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि H2O बन जा रहा है और आयोडीन अलग हो जा रहा है। आयोडीन में से कौन रिमूव हो रहा है, आयोडीन में से कौन रिमूव हो रहा है, हमारे पास आयोडीन में से रिमूव हो रहा है हमारा हाइड्रोजन। तो आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आयोडीन का क्या हो रहा है हमारे पास, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट। तो बेसिकली हम पूरा बोलेंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन, प्योर आयोडीन। यहां पे I2 कर लीजिए क्योंकि ये हमारा एक डायटोमिक गैस है। क्लियर है? उसी तरीके से और हम कुछ ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, या अगर हमारा रिएक्ट कर रहा हो अज्यूम कीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ H2O2। अगेन आप देखेंगे क्या कि ये हमारा KOH बना देता है और अगेन I2 हमारा रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या कहेंगे हम कि पोटेशियम आयोडाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन गैस। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि आयोडीन में से हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अलग हो जा रहा है और हमारा प्योर आयोडीन हमें मिल जा रहा है। तो बेसिकली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? चलिए अब रिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि रिडक्शन किसको कहेंगे। अच्छा, शुरू में आपको मैंने बताया था कि हमारा रिडक्शन कब कहलाएगा, या हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या है, साइमल्टेनियस है, यानी कि एक ही वक्त पे होता है। तो यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर किसी न किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो आप यहां देखिए कि ऑक्सीजन जो बेचारा अकेला बैठा था, इसके साथ क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन आकर जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन इज रिडक्शन। यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो रहा है इसलिए इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन। इसी तरीके से यहां से देखिए पॉजिटिव आयन हमारा रिड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव आयन हमारा रिमूव हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसका हमारा पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। बट ये जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेचारा जो अकेला बैठा था, इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन, क्योंकि यहां पे आकर ऐड हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है, एक पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का एडिशन भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो H2O2 का हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये तो बात हो गई, हमने दूसरा कंसेप्ट देखा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहां पे अगर हम ले लें Fe प्लस CuSO4, चलिए इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। वैसे हमने ये एग्जांपल कहां पढ़ा था, ये एग्जांपल हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी एक तरीके के रेडॉक्स रिएक्शंस हैं जहां हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। तो यहां पे भी देख लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, FeSO4 और Cu अलग हो जाएगा। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा रिएक्टेंट साइड में कि रिएक्टेंट साइड में हमारा किस एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल जो है सो आकर जुड़ रहा है,
किसके साथ? Fe के साथ। यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें है कौन? सल्फेट है हमारा, ठीक। Fe के साथ है क्या रिएक्टेंट साइड में? नहीं, बट प्रोडक्ट साइड में हम देख रहे हैं Fe के साथ आ चुका है। तो इसका मतलब एडिशन हो रहा है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वहीं पे कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट का। हम देख रहे हैं कि इसके साथ SO4 जुड़ा हुआ था, अब क्या हो रहा है? SO4 उधर कहीं दिख रहा है कॉपर के साथ? नहीं, यानी कॉपर सल्फेट ने अपना SO4 लूज कर दिया, यानी SO4 इससे रिमूव हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन अगर यहां से रिमूव होता है तो उसको क्या कहेंगे हम? रिडक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा क्या होता है? साइमल्टेनियस होता है, एक साथ होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड। अगर इसको कोक, जो कि हमारा कार्बन का ही एक फॉर्म है, कोक कोयले से जो मिलता है हमें, कोक के साथ अगर रिएक्ट कराएं तो ये देखेंगे क्या कि Cu बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिए, कॉपर के पास पहले क्या था? ऑक्सीजन था, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन या ऑक्सीजन, ठीक। अब क्या हो रहा है? इसके पास है क्या ऑक्सीजन? नहीं, तो रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इज रिडक्शन। चलिए यहां देखिए, ये क्या है हमारे पास? कार्बन। इसके साथ कहीं भी ऑक्सीजन था? नहीं, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन के साथ आकर ऐड हो रहा है। तो कार्बन के साथ अगर ऐड हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव या ऑक्सीजन। सो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें बस याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इज नोन एज रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर है? अब यहां पे टर्म एक आता है जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो आप लोग के लिए टर्म हो जाता है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट साइड में हम किसी को नेम नहीं देंगे, हमेशा किस साइड में होगा? रिएक्टेंट साइड में ही होगा। कैसे पहचाने कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? तो सबसे पहली चीज ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिनोट करके पहचान जाएंगे। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो सिंपल सा टेक्निक है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो उसका उल्टा यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। जिसके कारण रिडक्शन हो रहा है वह खुद को ऑक्सीडाइज करेगा एंड दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल उल्टा हिसाब है यहां। अब सिंपल सी बात देखो ना यहां कि अगर हमारा यह अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करता तो क्या यह रिड्यूस होता? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट तो यही हुआ, रिड्यूसिंग का मेन रीजन तो यही हुआ। उसी तरीके से अगर यह रिड्यूस नहीं होता तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कभी नहीं कर पाता, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuSO4 हुआ। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरीके से जो है सो रेडॉक्स रिएक्शंस के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने की प्रैक्टिस करते रहा करें, ठीक है। कई बार होता है कि हमारा प्रोडक्ट का नंबर अभी तक तो दो हम दे रहे हैं, कई बार होता है कि हमारा सिंपल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें दोनों होता है, प्रोडक्ट का नंबर एक ही होता है, फिर भी हमें बताना होता है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल उठाइए, Mg प्लस O2 रिजल्ट इन MgO। अब देखो यहां प्रोडक्ट तो एक ही है, सर बोलोगे कि सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहां बस ध्यान देना हमें कौन किस में आकर जुड़ रहा है, बस देखने का नजरिया है। मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ रहा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम के नजरिए से देखा तो मैग्नीशियम का हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब साइमल्टेनियस है तो रिडक्शन भी किसी का हो रहा होगा, तो चलो ऑक्सीजन के नजरिए से देख ले। ऑक्सीजन के साथ यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को कौन मिल रहा है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का एडिशन क्या कहलाएगा? रिडक्शन।
तो इसको क्या कह देंगे हम, रिडक्शन। क्लियर है। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Mg का, रिडक्शन किसका हो रहा है, O2 का। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, मैग्नीशियम, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, O2 का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, O2 ऑक्सीडाइज कर रहा है Mg को। क्लियर है। तो बस इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में कृपया लिखिए। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहेंगे, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से। अब हम आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट कभी कभार आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, वह इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन है, कि यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के ऊपर वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन किया जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट या रेडिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका उतना हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करें। चलिए पिछले ही एग्जांपल को लेते हैं हम। ठीक है, Mg प्लस O2 रिजल्ट्स इन MgO। सबसे सिंपल एग्जांपल है ये, इसमें कोई सा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखो, यहां मैग्नीशियम कैसा दिख रहा है आपको, क्या कोई चार्ज दिख रहा है इसके ऊपर, यानी ये आयनिक फॉर्म में तो नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म में। ठीक, यहां क्या है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के साथ कंबाइंड है। तो एक मेटल अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो चुका हो, तभी तो दोनों के बीच हमारा एक बॉन्ड बनेगा, एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पे Mg2+ है। ठीक, यहां पे O2 क्या दिख रहा है, न्यूट्रल है, वह यहां पे जुड़ रहा है, तो इसके पास 2- का चार्ज है। चलिए बैलेंस भी कर देते हैं इसको, 2Mg2+। ठीक है, अब ध्यान से ये देखो, यहां पे न्यूट्रल था, यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि Mg जो 2 Mg एटम था, इसने क्या किया होगा कि 2Mg2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन अपने दान दे दिया। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज में डेवलप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस में इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीजन यहां क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप कर रहा है, यानी कि O2 जो है, सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको एक्सेप्ट करके और 2O- में हमारा O2- में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, ये हमारा पहला हो गया ऑक्सीडेशन। दूसरा जो हमारा प्रोसेस हुआ, दैट कैन बी टर्म्ड एज रिडक्शन। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको क्या कहेंगे हम, तो रिडक्शन। क्लियर है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें 2 प्रोडक्ट हो। जैसे अगर हमारे पास अज्यूम कीजिए कि जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये हमारा जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर न्यूट्रल होकर बाहर निकल जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, कॉपर सल्फेट आयनिक फॉर्म में है, इसके ऊपर 2+ का चार्ज है, यहां क्या है, वो न्यूट्रल है। जिंक यहां क्या था, न्यूट्रल था, यहां आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के साथ कंबाइंड है। तो यहां पे इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 2+ का। ठीक, तो जिंक जो कि न्यूट्रल था वह 2+ चार्ज गेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिंक जो है 2+ बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया होगा, लूज कर दिया होगा, राइट। तो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। ठीक, उसी तरीके से जो कॉपर यहां आयनिक फॉर्म में था, इसने क्या किया,
दान ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा तो क्या करेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसका क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, तो लगभग सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो सारे रिडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल है। सारे रिएक्शंस जो होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की तो लेन देन होगी ही, और जहां पे भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ कैरी आउट कर जाएगा। यहां पे अगेन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप पहचान सकते हो। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जिंक। कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, कॉपर सल्फेट। क्लियर है। तो लगभग सारे रिएक्शंस जो हैं सो वो हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को छोड़कर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे जो है सो वो हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस के कैटेगरी में नहीं आते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सारे के सारे हमारे रेडॉक्स रिएक्शंस कहे जाते हैं। अब इसके बाद हम अब पढ़ेंगे कुछ कॉमन एग्जांपल्स और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। सम कॉमन एग्जांपल्स एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशंस के कितने टाइप के बारे में देखेंगे हम लोग, 2-3 चीजें हैं। 3 इफेक्ट्स को हम देखेंगे। एक सबसे कॉमन है, ऑक्सीडेशन के कारण कंबस्शन होता है। ठीक है, कंबस्शन में चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले इफेक्ट की बात करेंगे। तो कंबस्शन की बात करें तो कंबस्शन कहने का मतलब क्या होता है, कंबस्शन हम डिफाइन क्या करते हैं, बेसिकली रिएक्शन विद ऑक्सीजन विच रिलीज हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबस्शन, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंबस्शन। अब देखते हैं हम कि यहाँ की कंबस्शन हमारा ऑक्सीडेशन कैसे है। तो हम देखते हैं क्या कि जैसे अगर हमारे पास मीथेन गैस है, ठीक है, मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मीथेन गैस को हम जलाते हैं तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है ना भैया। CH4 का हमारा ऑक्सीजन के साथ तो कॉम्बिनेशन हो ही रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के कारण यहां पे जो है हीट और लाइट निकलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन ले लें, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन करवा दें, सारे ही हमारे किसके एग्जांपल हैं, ऑक्सीडेशन के। अब हम बात करते हैं कि एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक इसीलिए है क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है। अब देखो, अब कई लोग ये नहीं बोलोगे कि सर ये रिएक्शन कहां से आ गया, रेस्पिरेशन का मतलब तो सांस लेना होता है, सांस लेना को ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, राइट। रेस्पिरेशन का असली मतलब क्या है कि जो हम ऑक्सीजन जो ब्रीद इन कर रहे हैं वह ऑक्सीजन जो है सो हमारा ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर पाए ताकि हम एनर्जी गेन करें। तो ये भी एक टाइप ऑफ कंबस्शन है। क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन के कारण जो है सो हमें CO2 और H2O मिलता है और बहुत सारा एनर्जी भी रिलीज होता है, और इसी एनर्जी को हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो यूज करते हैं अपने डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने के कारण ही जो है सो हमारा रेस्पिरेशन को हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स की तरफ नजर डालते हैं कि कंबस्शन के अलावा ऑक्सीडेशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि 3 इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला था हमारा कंबस्शन, सेकंड था हमारे पास कोरोजन। कोरोजन क्या कहता है, कोरोजन का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, कोरोजन का जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, वो है क्या, लोहे का जंग लगना। तो सिर्फ उतना ही कोरोजन नहीं है, दैट इज ओनली वन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, राइट। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिसका कोरोजन होता है। जैसे कि अगर कॉपर को अगर आप देखें या तांबे के अगर बर्तन है या वायर है तो उसको देखें तो उसके ऊपर हमारा एक ग्रीन कोटिंग का फॉर्मेशन होता है। तो जो ग्रीन कोटिंग है वो भी किसके कारण हो रहा है, कोरोजन के कारण नहीं हो रहा है। तो कोरोजन को डिफाइन क्या करेंगे हम, बेसिकली द डिटोरिएशन ऑफ सरफेस ऑफ एनी मेटल ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज कोरोजन। कैसे डिटोरिएट कर जाता है, कैसे हमारा सरफेस खराब हो जाता है। तो जैसे अज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा एक मेटालिक सरफेस है, अगर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी और हमारा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इस सरफेस को ऑक्सीडाइज करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को ही लेके चलते हैं, आयरन का ही सबसे बेसिक लेकर चलते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास आयरन का एक ब्लॉक है, एक सॉलिड आयरन ब्लॉक है। ऑक्सीजन आता है, ठीक है, एयर में प्रेजेंट जो हमारा वाटर वेपर है वो भी हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तीनों जो है, और यहां पे हमारे पास आयरन पार्टिकल है ही। ठीक है, ये तीनों मिलकर हमारा एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज Fe2O3.XH2। इसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो ये जो है सो एक लेयर बन जाएगा आयरन के ऊपर। इसकी प्रॉपर्टी अब आयरन से बिल्कुल अलग होगी। यह आयरन की तरह स्ट्रांग नहीं होगा, ये फ्लेकी सब्सटेंस होता है। यानी फ्लेकी सब्सटेंस कहने का मतलब कि ये लेयर बाय लेयर हमारा उखड़ता चला जाएगा। तब हम क्या इसको कह सकते हैं कि ये अब आयरन रहा? नहीं, आयरन की स्ट्रेंथ भी चेंज हो गई, आयरन की प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। इस कारण से जो है सो इसका सरफेस खराब हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? कोरोजन। आयरन के लिए स्पेशली इसको एक नाम दे दिया, इसको बोल दिया रस्टिंग। केमिकल फॉर्मूला से अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आयरन को रिएक्ट करवाइए ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, यह हमारा बना देगा रस्ट या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये जो XH2 है, ये इसका मतलब है ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से और भी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ आयरन ही अकेला नहीं है जो कि कोरोजन का शिकार होता है। और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? तो और हम बात करें तो कॉपर, जैसा मैंने बोला, तो कॉपर के ऊपर किसका लेयर जनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में रहता है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है? एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। ठीक, यहां पे भी क्या हो रहा है? अब कॉपर कार्बोनेट जो बना उसकी प्रॉपर्टी कॉपर से तो बिल्कुल अलग होगी। इसका कलर कैसा होता है? तो नोट कर लीजिए, इसका कलर होता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर की जो कोटिंग होती है दैट इज कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी हमारा है कोरोजन इन कॉपर। उसी तरीके से सिल्वर का भी कोरोजन होता है। सिल्वर का कोरोजन किसके साथ होता है? एटमॉस्फेरिक सल्फर के साथ होता है। ठीक है, ये हमारा सिल्वर सल्फाइड बनाता है। अगेन क्या है? ये हमारा कोरोजन। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? तो ये भी लिख लीजिए ब्लैक इन कलर। ठीक, कोरोजन हमेशा हार्मफुल नहीं होता है। एल्युमिनियम के लिए तो ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। क्यों फायदेमंद साबित होता है? क्योंकि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो एल्युमिनियम से भी ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का अगर हम कोई सब्सटेंस बनाते हैं उसके ऊपर और हार्ड लेयर एक फॉर्मेशन हो जाए तो स्ट्रेंथ वाइज तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और उसके अलावा ये फर्दर और ऑक्सीडेशन से या फर्दर और कोरोजन से एल्युमिनियम को रोकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है पूरे एल्युमिनियम के ऊपर, जिसके कारण और ऑक्सीडेशन भी नहीं होता और उसके अलावा उसकी हार्डनेस या स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो ये तो बात हो गई कि हमारा ऑक्सीडेशन का एक हार्मफुल इफेक्ट क्या हो गया? कोरोजन। नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो अब हम बात करने जा रहे हैं रैंसिडिटी। ये बड़ा ही एक कॉमन फिनोमेनन है जो कि आप लोग डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हो। ठीक है, रैंसिडिटी क्या कहलाता है हमारा? बेसिकली अगर देखो क्या कि जैसे अगर घर में अगर किसी के अगर खाना बना है, ठीक है, अगर ओवरनाइट अगर उसको बाहर रख दिया जाए और सुबह में फिर अगेन उस खाने को खाया जाए तो हम देखेंगे क्या कि हमारा वो जो भोजन है या वो जो खाना है उसका टेस्ट जो होता है, खास तौर पे गर्मियों के दिन में, उसका टेस्ट हल्का बिगड़ जाता है। उसका बुरा स्मेल आता है, खट्टे जैसा स्मेल आता है उसका टेस्ट। उसके अलावा जो है सो स्मेल, टेस्ट सारा कुछ हमारा चेंज हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? यह बेसिकली होता क्या है कि फूड आइटम्स में प्रेजेंट जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं या फैट है वह हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। जैसे कि ऑयल्स में हमारा ग्लिसरॉल का बहुत सारा अमाउंट होता है, तो ग्लिसरॉल का अगर ऑक्सीडेशन हो तो वो नया ही कंपाउंड बनेगा। अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लिसरॉल जैसा तो वो बिहेव नहीं करेगा, उसका टेस्ट या स्मेल तो नहीं रहेगा। तो टेस्ट और स्मेल अगर हमारा चेंज हो गया तो उसका हमारा फिर खाने का कोई फायदा नहीं है। एक तो कि वो फायदा नहीं है या खाने लायक नहीं रहेगा, और दूसरा चीज है कि वो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के लिए भी हार्मफुल होता है। जैसे इसको खाया तो हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, राइट। तो इस कारण से जो है सो हम रैंसिड फूड को अवॉइड करते हैं।
तो ये चीज समझ में आया रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे, से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स बाय ऑक्सीजन इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, इट लीड्स टू फॉल स्मेल एंड फॉल टेस्ट। बस इतना ही आपको डिफाइन करना है। सेकेंड थिंग है कि उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो बच जाता है, गर्मी के दिनों में लेकिन ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्लास 9th में जो है सो ये हमने पढ़ा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो हीट एनर्जी जो बाहर एक्सटर्नल मिलती है उसको रिस्पॉन्ड करती है। कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हीट एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल्स की ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा तो रेंसिडिटी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसी कारण से गर्मी के दिनों में खाने का आइटम बहुत जल्दी खराब होता है। वहीं अगर उसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दें तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कूल डाउन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी हमारा घट जाता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अगर हमारे पास घट गया तो उस कंडीशन में हमारा जो रेंसिडिटी का रेट है वो भी घट जाता है। या उसके अलावा और भी हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए। जैसे कि हम बात करें एल्युमिनियम फॉइल्स की, आप लोग एल्युमिनियम फॉइल्स में जो है सो फूड आइटम्स को रैप करते हो। क्यों रैप करते हो, क्योंकि एल्युमिनियम जो है सो ऑक्सीजन को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता फूड आइटम्स के साथ, और डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर ऑक्सीजन नहीं आता तो हमारा खाना बचा हुआ रह जाता है। या उसके अलावा और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो जैसे पैकेट जो हमारा, जैसे खासतौर पे चिप्स पैकेट हो गया या कोई भी जो पैक्ड जो हमारा फूड आइटम्स है उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस फ्लश करने के कारण क्या है कि ऑक्सीजन वहां से तो हट गया, ऑक्सीजन का कांटेक्ट उससे नहीं रहा, नाइट्रोजन का कांटेक्ट है। तो अब यह भी डर है कि सर नाइट्रोजन भी तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन नहीं। डाई नाइट्रोजन जो गैस होता है N2 दैट इज ऑलमोस्ट इनर्ट इन नेचर। ऑलमोस्ट इनर्ट इन नेचर कहने का मतलब कि वह लगभग जीरो रिएक्टिविटी दिखाता है, यानी वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं करता है। तो ये चीज है हमारा रेंसिडिटी के प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपको बता दिए कि उसके टेम्परेचर आप घटा सकते हो, एल्युमिनियम फॉइल्स का यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है सो नाइट्रोजन गैस का यूज कर सकते हो उसके सराउंडिंग में, ताकि रेंसिडिटी से आप बचे रहें। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है वो समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समय से टाइम टू टाइम जो है सो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, और आगे भी जो है सो और चैप्टर्स का कवरेज आपके सामने लाते रहेंगे। कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की मदद हो सके। चलिए, धन्यवाद।